गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से भारतीय भूगोल की कक्षा प्रारंभ करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग कह रहे थे कि सर विश्व भूगोल के साथ साथ भारतीय भूगोल की भी कक्षा चलनी चाहिए, तो आज से हम भारतीय भूगोल की कक्षा प्रारंभ करने जा रहा हूं। विश्व भूगोल के अपेक्षा भारतीय भूगोल से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पर कोई भी एग्जाम हो, विश्व भूगोल के अपेक्षा भारतीय भूगोल से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो आज से हम भारतीय भूगोल की कक्षा प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारतीय भूगोल का फर्स्ट अध्याय है भारत का विस्तार और अवस्थिति। भारतीय भूगोल से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न हमने ध्यान दिया है कि अक्सर भारत के विस्तार और अवस्थिति से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा और जटिल होता है। इसमें कई तरह की बातें शामिल होती है। भारत के क्षेत्रफल से संबंधित बातें, अक्षांश रेखा से संबंधित बातें, देशांतर रेखा से संबंधित बातें, मानक समय रेखा से संबंधित बातें, तटीय सीमा से संबंधित बातें, भारत के असली सीमा से जुड़ी हुई बातें, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, छोटे राज्य बड़े राज्य, कहाँ कैसा समुद्र है, कौन से खाड़ी है, कौन से द्वीप हैं। तो बहुत विविधता है। भारत के विस्तार और अवस्थिति वाले चैप्टर में बहुत विविधता होती है, इसलिए यहाँ से अधिक प्रश्न बनते हैं और गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए हम भारत का परिचय दे दूं। सबसे पहले ये है भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक। नीचे श्रीलंका एक द्वीप के रूप में है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान है। जितने भी रेड कलर से नाम लिखे हुए हैं वो सब भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के उत्तर में हिमालय के ऊपर नेपाल है और नेपाल के उत्तर में बहुत विशाल देश चाइना है। चाइना का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। चाइना को उत्तर में दर्शाया नहीं जा सकता है बोर्ड पर। उसके बाद नेपाल के पूर्व में भूटान है और ये अंगूठे के रूप में उठा हुआ कौन सा राज्य है, तो ये सिक्किम राज्य है। यानी नेपाल और भूटान के बीच में कौन से राज्य हैं, तो सिक्किम राज्य है। और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के पश्चिम में बीडी अर्थात बांग्लादेश है। और भारत के सबसे पूर्वी देश कौन से हैं, तो भारत के सबसे पूर्वी देश म्यांमार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। यहाँ पर भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का। अभी यहाँ पर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं लिखा हूँ, क्योंकि लिखने की सुविधा की दृष्टि से जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं दर्शाऊंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो ये है भारत और भारत के पड़ोसी देश आपने देखा। आइए स्टार्ट करते हैं भारत के विस्तार और अवस्थिति से। भारत के क्षेत्रफल से हम लोग बात करते हैं। जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक और द्वीपों को लेकर के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप, तो द्वीपों को लेकर के भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध पर स्थित है। ये है 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा है।
तो विषुवत रेखा धरती को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ होता है गोले का आधा भाग। गोलार्ध दो तरह के होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो जो भारत है वो यहां पर स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध का देश है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। ठीक है। पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटा गया है। तो पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं खींची गई है? तो कोई भी गोलाकार वस्तु कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं खींची गई है? तो कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। ये जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो देशांतर रेखाएं खींची गई है, यहाँ पे है लंदन। लंदन में एक स्थल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं। तो जो देशांतर रेखा ग्रीनविच हो करके गुजरती है उसे हमने 0 डिग्री मान लिया है। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। इसको हम लोग दो भागों में बांट लिया है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। कैसे? 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला पूर्वी गोलार्ध भारत उसी के अंतर्गत आता है, अर्थात भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। इस तरह से भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है, विषुवत रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में। तो भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी। अगर विकल्प में उत्तरी और दक्षिणी है तो आप किसको टिक करेंगे? उत्तरी गोलार्ध को। अगर 4 विकल्प दिया रहेगा, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, पूर्वी, पश्चिमी, तो आप किसको टिक करेंगे? उत्तरी और पूर्वी को। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अक्सर प्रश्न बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये है 0 डिग्री। तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा है। और ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखा है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितने हो गए? 90 उत्तर में, 90 डिग्री उत्तर में प्लस 90 डिग्री दक्षिण में, 90 90 180। और जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखा है। तो 181 यानी 181 अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पर। ठीक है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में जाने पर
अक्षांश रेखाएं की जो लंबाई है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है, और ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं की लंबाई एक बिंदु के रूप में पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी विषुवत रेखा के दक्षिण में जाने पर अक्षांश रेखाएं की जो लंबाई है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटते जाती है, और ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में पाई जाती है। तो यानी उत्तर में और दक्षिण में यानी दोनों ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं की जो लंबाई है वो एक बिंदु के रूप में पाई जाती है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है 0 डिग्री और सबसे छोटा अक्षांश रेखाएं है 90 डिग्री। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब प्रश्न बन सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है ना? तो यहां से आप गिनती स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम मान लेते हैं 8 डिग्री। ठीक है, यहाँ कुछ दशमलव भी है, हम इसको बाद में आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, लिखवाएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, इस और यहां मान लेते हैं 37, इसे क्या मान लेते हैं 37 डिग्री, यहां भी कुछ दशमलव है। ठीक है, तो भारत जो है वो देखिए, ये जो आपको चतुर्भुज के रूप में दिखाई दे रहा है ये आप मोटा मोटी भारत मान लीजिए। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी तक है। ठीक है, यहाँ कुछ दशमलव है, हम आपको लिखवाएंगे विस्तृत रूप में। अगर हम यहाँ पे आपको दशमलव बता देते हैं तो आप उलझ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे मोटा मोटी आपको बता रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए। ठीक, अब देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? ठीक है, तो देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव में आकर के क्या होती है, खत्म हो जाती है ना? एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव में आकर के मिल जाती है या खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है गुजरात का सबसे पश्चिमी सिरा 68.7, और ये है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी सिरा 97.25। ठीक है, ये है गुजरात का सबसे पश्चिमी सिरा 68.7 पूर्वी, और ये है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी सिरा 97.25 पूर्वी। ठीक है, यहां पे है लंदन, लंदन में एक स्थल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच कहते हैं। तो यहाँ पे है ग्रीनविच, तो जो देशांतर रेखा ग्रीनविच हो करके गुजरती है, यानी लंदन में एक स्थल है उसे हम लोग ग्रीनविच कहते हैं। तो यहाँ पे है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच के ए साइड जो रेखाएं खींची गई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं, और ग्रीनविच के ए साइड जो रेखाएं खींची गई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, तो पूरब का समय क्या होता है, आगे होता है, और पश्चिम का समय क्या होता है, पीछे होता है। यानी जो ये यहाँ पे है लंदन, और लंदन में एक स्थल है उसे हम लोग कहते हैं ग्रीनविच। तो जो देशांतर रेखा ग्रीनविच हो करके गुजरती है उसके ए साइड जो देशांतर रेखाएं खींची गई है इसे हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं, और ग्रीनविच के ए साइड जो देशांतर रेखाएं खींची गई है इसे हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो भारत, थोड़े देर पहले हम बताए थे कि भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है ना? तो सबसे गुजरात का सबसे पश्चिमी सिरा क्या है, 68.7 पूर्वी, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी सिरा क्या है, 97.25 पूर्वी। ठीक है, यहां समझने में कोई दिक्कत हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसको विस्तृत रूप में यहां लिख सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है
वो है 8.4 उत्तरी से लेकर 37.6 उत्तरी तक है। यानी भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8.4 उत्तरी से लेकर के 37.6 उत्तरी तक है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68.7 पूर्वी से 68.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी तक है। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी तक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8.4 उत्तरी से लेकर के 37.6 उत्तरी तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी तक है। ठीक, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है 68.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी तक है। ठीक है, यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं ना, मिटा दूं? चलिए ठीक है। तो ये है गुजरात का सबसे पश्चिमी सिरा। कौन से देशांतर रेखा यहां से होकर के गुजरती है? तो भारत के सबसे पश्चिमी सिरा को हम ले लेते हैं 68.7 पूर्वी, और भारत के सबसे पूर्वी सिरा को हम ले लेते हैं 97.25 पूर्वी। तो भारत के पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर के बीच कुल कितने देशांतरों का विस्तार है? तो आप 97 में से यदि 68 आप घटाते हैं तो मोटा मोटी 30 देशांतरों का क्या है विस्तार पाया जाएगा। यानी पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर के बीच कुल 30 देशांतरों का विस्तार है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी कुल कितने देशांतर की है? तो कुल 360 देशांतर की है। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री। तो 1 डिग्री यानी एक चक्कर पृथ्वी 360 डिग्री कितने समय में घूमती है? तो 24 घंटे में। 24 घंटे में कितने मिनट होती है? 1440 मिनट। तो निकाला गया है कि 1 डिग्री घूमती है
4 मिनट में, ठीक है। तो 30 डिग्री घूमने में कितने समय लेगी, है ना। तो यानी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, तो 30 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। 30 को अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 मिनट आएंगे। 100 यानी 120 मिनट को आप घंटा में बदलते हैं तो 2 घंटे होंगे, ठीक है। तो पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर के बीच कुल 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है ना। कैसे? क्योंकि पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच कुल कितने देशांतरों का विस्तार है, 30 देशांतरों का विस्तार है, इसलिए 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक। अगर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सुबह कितना बजे, 3 बजे होंगे, तो गुजरात में सुबह कितना बजे होंगे, 5 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना। तो 2 घंटे का अंतराल पाया जाएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे होंगे तो गुजरात में सुबह कितने बजे होंगे, 7 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का अंतराल है भाई, तो क्या एक ही देश में अलग अलग समय होना संभव है? इस तरह से तो दुविधा उत्पन्न हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए क्या किया गया है कि सभी देशों ने अपने अपने देश में क्या किया गया है, एक मानक समय को स्वीकार किया गया है। तो भारत ने भी अपने मानक समय को क्या किया है, स्वीकार किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी देशों के पास कुछ ना कुछ क्या है, देशांतरीय फैलाव है। देखिए भारत के पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर तक भी देशांतरीय फैलाव है, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान के पास भी देखिए पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर तक देशांतरीय फैलाव है, और पूर्वी छोर की अपेक्षा पश्चिमी छोर के जो समय है, ठीक है, वो क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए अफगानिस्तान के पास भी देखिए पूर्वी छोर की अपेक्षा पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर तक कुछ ना कुछ देशांतरीय फैला है, ठीक। और पूर्वी छोर की अपेक्षा पश्चिमी छोर का जो समय है वो क्या है, पीछे होता है, और पूर्वी छोर का समय क्या होता है, आगे होता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर घूमती है ना। यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो भारत में 82.5 डिग्री को, यानी भारत में 82.5 डिग्री को, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है या स्वीकार किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। ये देख रहे हैं यहाँ रेड कलर से आपको डॉट डॉट के रूप में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है नैनी, जो रेड कलर से यहाँ पे आपको डॉट के रूप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, नैनी है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, यानी जो समय नैनी में होगा वही समय पूरे भारत का माना जाएगा, वही समय अरुणाचल प्रदेश का होगा, वही समय गुजरात का होगा, वही समय जम्मू कश्मीर का होगा, वही समय तमिलनाडु का होगा, यानी पूरे भारत का माना जाएगा। जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा वही समय पूरे भारत का माना जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक समय क्यों माना गया है या क्यों स्वीकार किया गया है? क्योंकि 82.5 डिग्री, क्योंकि 82.5 डिग्री साढ़े 82 डिग्री 68.7 पूर्वी से लेकर के
97.25 पूर्वी के बीच के अंक है या बीच में है, यानी 68.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी के बीच में है। देखिए आप गिनती कीजिए, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 82, यानी 68.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 पूर्वी के बीच कौन सा अंक निकलता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी निकलता है ना। इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी, एमपी, एमपी से अलग हुआ भाग यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब एक प्रश्न बन सकता है कि लंदन का समय से भारत का समय कितना आगे है और भारत का समय से लंदन का समय कितना पीछे है। ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यहाँ पे है लंदन और लंदन में एक स्थल है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रीनविच। इसे ये ग्रीनविच है, ये लंदन का मानक समय है 0 डिग्री लंदन का मानक समय है। और यहाँ पे है नैनी, ये भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो निकाला गया है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। निकाला गया है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री कितने घंटे या कितने मिनट में घूमेगी। ठीक है। तो 82.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 328 मिनट। यानी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो आधा डिग्री घूमने में कितने मिनट लेगी? 2 मिनट। इसको आप 2 को जोड़ दीजिए तो कितने आ जाएंगे? 330 मिनट। आप अगर घंटा में इसको बदलते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट हो जाएंगे। ठीक है। तो लंदन का समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है और भारत का समय से लंदन का समय 5.5 घंटा पीछे है। ठीक है। अगर आपका कोई रिश्तेदार लंदन में रह रहे हैं, ठीक है, और आप उससे बात कर रहे हैं और आप दोनों में से किसी एक ही व्यक्ति के पास घड़ी है, यानी जो आपके रिश्तेदार लंदन में है उनके पास घड़ी है, ठीक है, और आप उससे बात कर रहे हैं। अगर उसने बताया कि यहाँ का समय यानी लंदन का समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली का समय या
आपके यहाँ का समय कितना होगा? 5:30 इवनिंग में। अगर आपने उनसे पूछा कि भाई लंदन का समय अभी क्या हो रहा है, अगर उसने बताया कि अभी यहाँ रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो आपको मान लेना पड़ेगा कि इंडिया का समय, आपके यहाँ का समय सुबह 8:30 हो रहे हैं। उस समय आप चाय पानी नाश्ता कर चुके हैं और वो जो आपके रिश्तेदार लंदन में रह रहे हैं वो रात को 3 बजे सो रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ूं? ठीक है। अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, देखिए राजस्थान यहाँ सीमा बना रही है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से अलग हुआ भाग यहाँ पे है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे बिहार से अलग हुआ भाग झारखंड है, और ये है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे है त्रिपुरा, और यहाँ पे है मिजोरम। जिस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय अक्षांश रेखा बिहार से होकर के गुजरती थी। अब जब जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो अक्षांश रेखा बिहार से ना गुजर करके बल्कि झारखंड से होकर के गुजरती है। तो अक्षांश रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कुल 8 हो गए। अब एक प्रश्न बन सकता है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की है। यहां से लेकर के यहां तक मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा अक्षांश रेखाओं की लंबाई है। एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत के कौन से राज्य की राजधानी बिल्कुल अक्षांश रेखा पर स्थित है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची बिल्कुल अक्षांश रेखा पर स्थित है। देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है वो बिल्कुल अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, आपको रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक बिंदु के रूप में, यहाँ पे है झारखंड राज्य की राजधानी रांची। तो झारखंड राज्य के जो राजधानी रांची है वो बिल्कुल अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत के कौन से राज्य की राजधानी बिल्कुल अक्षांश रेखा के निकट है? तो भारत के 2 राज्य की राजधानी बिल्कुल अक्षांश रेखा के निकट है। गुजरात के राजधानी गांधीनगर, देखिए यहाँ पे है गुजरात के राजधानी गांधीनगर, जो आपको ये रेड कलर से डॉट के रूप में दिखाई दे रहा होगा, ये अक्षांश रेखा के बिल्कुल निकट है। गुजरात के राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ पे जो आपको रेड कलर से डॉट के रूप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, अक्षांश रेखा के बिल्कुल निकट है। तो भारत के 2 राज्यों की राजधानी बिल्कुल अक्षांश रेखा के निकट हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बिल्कुल अक्षांश रेखा के निकट है। ठीक है, यहां तक कोई भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप बताइए। अगर अभी तक जितना आपको बताया गया है इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी तरह के आपके मन मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। उस कमेंट में अपना समस्या को रखें। जब हम आपके साथ अगले क्लास डिस्कस करेंगे, इसका कुछ भाग बचा हुआ है, इसका जो भारत का विस्तार और अवस्थिति है इसमें कुछ भाग अभी बच गया है, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे भारत के स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई बातें, कौन राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, छोटे राज्य बड़े राज्य, कौन से कहाँ खाड़ी हैं, कौन से द्वीप हैं, ठीक है, कहाँ कैसा समुद्र है, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन या मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, अपने प्रश्न को रखें। इस प्रश्न का हल हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।
धन्यवाद फ्रेंड्स।